बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 20। दूसरी तरफ जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी मंजिल पर मंजिल मारते हुए गुजरात की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक मौके पर दो कासिद उसके सामने आ गए। कासिद शायद अजीत सिंह के जानने वाले थे, इसलिए कि उन्हें देखते ही उसने अपने लश्कर को रोक दिया था। दोनों कासिद जब अजीत सिंह के पास आए तो अजीत सिंह ने उनकी तरफ देखते हुए परेशानी में पूछ लिया, क्या तुम दोनों कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि हम आपके लिए बुरी खबर लेकर आए हैं। और खबर यह है कि राजकुमारी पार्वती जोधपुर से भागकर चली गई है। कहां गई है अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। आने वाले कासिदों में से एक ने सहमे सहमे अंदाज में अजीत सिंह को मुखातिब करते हुए कहा था। यह खबर सुनकर अजीत सिंह का पारा अपने अरूज पर पहुंच गया था। चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के आसार थे। फिर कासिद को मुखातिब करके कह उठा, यह कैसे हो गया? पार्वती अकेली जोधपुर से कैसे भाग सकती है? अगर भागी भी है तो वो अकेली कैसे सफर कर सकती है? यहां तक कहने के बाद अजीत सिंह जब खामोश हो गया और गहरी सोचों में डूब गया, तब सहमे सहमे से अंदाज में दूसरा कासिद बोल उठा था, मालिक, हुआ यूं कि एक रोज अचानक सुबह ही सुबह रानी बिशन देवी शोर करने लगी थी कि राजकुमारी पार्वती राजमहल में नहीं है। पहले तो रानी इधर उधर भागते हुए राजमहल के एक एक कमरे में गई, राजकुमारी को तलाश करती रही। हर कमरे, हर राहदारी में जोर जोर से रानी ने राजकुमारी को आवाजें दी, पर राजकुमारी की आवाज कहीं से ना आई। सारा महल छान मारा गया, पर पार्वती का कुछ पता ना चला। आखिर रानी ने राजमहल के मुहाफिजों को मुख्तलिफ समतों में राजकुमारी को तलाश करने के लिए भेजा, लेकिन हर कोई नाकाम लौटा। राजकुमारी का कुछ पता ना चला। अगर ये बात है तो फिर राजकुमारी पार्वती जोधपुर से भागी नहीं है। वो राजमहल से जरूर भागी होगी, लेकिन जोधपुर शहर के अंदर ही उसने कहीं पनाह ले रखी होगी। शहर से बाहर नहीं निकली होगी, इसलिए कि शहर के जिस दरवाजे से भी बाहर निकलती, शहर के मुहाफिज उसे पहचान लेते और उसे रोक लेते। इसलिए कि मैंने शहर के सभी मुहाफिजों को ताकीद कर रखी है कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों में से कोई भी जोधपुर से बाहर ना निकले। लिहाजा राजकुमारी पार्वती अगर महल में नहीं है तो फिर राजमहल से निकलकर उसने कहीं जोधपुर के अंदर ही पनाह ले रखी है, वहां से भागने नहीं पाएगी। अगर भागने की कोशिश भी की तो शहर पनाह के मुहाफिजों के हाथों जरूर पकड़ी जाएगी, और जब ऐसा होगा तो वापस जाकर मैं उसको उसके किए की कड़ी सजा दूंगा। यहां तक कहने के बाद अजीत सिंह रुका, कुछ सोचा, फिर आने वाले उन कासिदों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं अपने लश्कर के साथ फिर पेशकदमी करने लगा हूं। तुम दोनों यहीं से वापस जोधपुर की तरफ जाओ। मेरी पत्नी को ढारस और तसल्ली देना कि परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर राजकुमारी पार्वती राजमहल से भागी है तो मेरी पत्नी को यकीन दिलाना कि जोधपुर से नहीं भागी, जोधपुर के अंदर ही उसने कहीं पनाह ले रखी है। इस मुहिम से फारिग होकर मैं जब मुन्नादों के जरिए जोधपुर शहर में ऐलान कराऊंगा कि जिस किसी ने भी राजकुमारी को अपने यहां पनाह दे रखी है वो राजकुमारी को राजमहल में ले आए, और अगर ऐसा नहीं करेगा तो पकड़े जाने पर उसके सारे अहले खाना को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिर देखना जिन लोगों ने जोधपुर शहर में पार्वती को पनाह दी है कैसे उसे पकड़कर राजमहल में मेरे पास लेकर आते हैं। अजीत सिंह के उन अल्फाज पर कासिद भी मुतमईन हो गए थे, लिहाजा अजीत सिंह के कहने पर वो वहीं से वापस चल दिए, जबकि अजीत सिंह ने पहले की तरह जनूब की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी थी। निजामुल मुल्क के मुखबिर भी अजीत सिंह के लश्कर की पल पल की नकलो हरकत से उसे आगाह किए हुए थे। जब निजामुल मुल्क को खबर की गई कि अजीत सिंह करीब आ गया है, तब निजामुल मुल्क ने एक जगह अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। अजीत सिंह भी आगे बढ़ा और ऐन निजामुल मुल्क के सामने उसने पड़ाव करने का हुक्म दिया था। अजीत सिंह जानता था कि उसके मुकाबले में निजामुल मुल्क है जो जंग का वसी तजर्बा रखता है और हार मानने वाला भी नहीं। उसे यह भी खबर थी कि निजामुल मुल्क का बेटा मीर मन्नू है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर जानता है। अजीत सिंह को यह खबर भी पहुंच चुकी थी कि साबिक वजीर मोहम्मद अमीन खान मरहूम के अहले खाना भी निजामुल मुल्क के पास पहुंच चुके हैं, लिहाजा यकीनन शहाबुद्दीन कावर्द खान और उनके दूसरे लवाहिकीन भी उनके साथ होंगे। इस बिना पर अजीत सिंह टकराव से पहलू तही करना चाहता था। उसका इरादा था कि पहले बातचीत का आगाज करेगा और निजामुल मुल्क को इस बात पर आमादा करने की कोशिश करेगा कि वो बगैर लड़े गुजरात उसके हवाले करके अपने इलाकों की तरफ रुख करे।
अपने उन इरादों की तकमील के लिए सबसे पहले अजीत सिंह ने लश्कर के अंदर जिस कदर सालार उसके मातहत थे उनसे मशवरा किया। वो शायद निजामुल मुल्क से टकराते हुए कतरा रहे थे, लिहाजा उन्होंने अजीत सिंह की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। अजीत सिंह भी अपने मातहत सालारों के ख्यालात जानने के बाद बेहद खुश हुआ। अब उसे ये खदशा नहीं रहा था कि अगर उसने गुफ्तो शुनीद का सिलसिला शुरू किया तो मोहम्मद शाह उस सिलसिले में उससे बाज़पुर्स करेगा, क्योंकि उसके सालार भी यही चाह रहे थे। लिहाजा मुतमईन होकर उसने अपने एक सालार को उस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए निजामुल मुल्क की तरफ रवाना किया था। अजीत सिंह का वो सालार निजामुल मुल्क के पड़ाव में दाखिल हुआ। उसके कहने पर उसे निजामुल मुल्क के खेमे में ले जाया गया। खेमे में उस वक्त निजामुल मुल्क, मीर मन्नू, शहाबुद्दीन कावर्द खान, हैदर खान, निजामुल मुल्क का बड़ा बेटा गाजी खान और कुछ दीगर सालार भी बैठे हुए थे। उस सालार को निजामुल मुल्क के सामने पेश किया गया। निजामुल मुल्क ने बड़ी इज्जत, बड़े एहतराम से उसका इस्तकबाल किया। सब ने अपनी जगह से उठकर उससे मुसाफा किया। फिर निजामुल मुल्क ने उसे अपने सामने बिठाया और आने की वजह पूछी। निजामुल मुल्क के उस इस्तफसार पर अजीत सिंह का वो सालार निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, मोहतरम निजामुल मुल्क, ये अजीब इत्तेफाक है कि हालात आप और अजीत सिंह को आमने सामने ले आए हैं। वो आपका और आपके खानदान का बड़ा एहतराम करता है, आपसे जंग नहीं करना चाहता। इसी बिना पर उसने सुलह की गुफ्तो शुनीद के लिए मुझे आपकी तरफ रवाना किया है। कासिद जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क बड़े गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर अजीत सिंह जंग नहीं करना चाहता, उसकी निगाहों में मेरे लिए और मेरे अहले खाना के लिए एहतराम है, तो जंग से बचने का एक ही तरीका है कि वो अपने लश्कर को लेकर वापस चला जाए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मोहतरम निजामुल मुल्क, ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिए कि मोहम्मद शाह ने उसे हुक्म दे रखा है कि वो आपसे टकराए और गुजरात पर कब्जा करे। लिहाजा उसकी ख्वाहिश है कि आप ये टकराव ना होने दें। मोहम्मद शाह की ख्वाहिश का एहतराम करें और गुजरात का इलाका उसके हवाले करके आप बखैर व आफियत हैदराबाद की तरफ चले जाएं। अजीत सिंह का सालार जब खामोश हुआ तब किसी कदर खफगी, नाराजगी और बेजारी का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, मोहम्मद शाह को गुजरात पर हमलावर होने का मशवरा जो लोग दे रहे हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे खुदा को मंजूर हुआ तो अगर मेरे साथ किसी ने ज्यादा उलझने की कोशिश की तो अनकरीब मेरा हाथ उन लोगों की गर्दन पर होगा जो मोहम्मद शाह को असल राह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। मोहम्मद शाह की दादी जिंदा थी तो मोहम्मद शाह बिल्कुल सीधा चल रहा था। उसके मरने के बाद उसने जो ऐशो निशात का सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी खबरें पूरी ममलुकत में फैल चुकी हैं। उसने ममलुकत के कामों से दूर रहने के लिए और ऐशो इशरत के समय बांधने के लिए जो बागात लगवाए हैं, उनकी खबरें भी दक्कन से लेकर हिमालय तक बिखरी हुई हैं। वापस जाकर अजीत सिंह से कहना कि वो अपने आप को जोधपुर तक ही महदूद रखे। ज्यादा लोभ लालच में पड़ेगा तो ऐसा गिरेगा कि उठने नहीं पाएगा। वापस जाकर मेरी तरफ से अजीत सिंह को यह भी कहना कि मैं गुजरात उसके हवाले करके वापस जाने वाला नहीं हूं। गुजरात मेरी अमलदारी में शामिल है। मैं अपने इलाकों की हिफाजत करना खूब जानता हूं। अगर अजीत सिंह वाकई गुजरात मोहम्मद शाह के कहने पर फतह करना चाहता है, उस पर काबिज होकर वहां का हुक्मरान बनने का ख्वाहिशमंद है, तो फिर मुझसे टकराए। मुझे शिकस्त दिए बगैर अजीत सिंह गुजरात पर अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सकता। वापिस जाकर अजीत सिंह से यह भी कहना, मुझसे टकराए। मैंने जब जंग के दौरान अंदाजा लगा लिया कि अजीत सिंह वाकई मुझ पर भारी साबित हो रहा है, तो मैं खुद ही गुजरात के इलाके उसके हवाले करके अपना आप समेटकर जनूब की तरफ चला जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर दोबारा उस सालार की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा एक और पैगाम भी वापस जाकर अजीत सिंह को देना। उसे कहना, तुमने निजामुल मुल्क के भतीजे शहाबुद्दीन के साथ अपनी राजकुमारी पार्वती का ब्याह करने से इनकार कर दिया था। धोखे से उसने अपनी राजकुमारी और पत्नी को जोधपुर में वापस बुलाया और वहां दोनों को रोककर एक तरह से अपना कैदी और असीर बना लिया। अजीत सिंह से जाकर यह भी कहना कि अब पार्वती जोधपुर नहीं बल्कि इस वक्त वो मेरे लश्कर में शामिल हैं। निजामुल मुल्क के उस इंकशाफ पर अजीत सिंह का वो सालार दंग रह गया था। कुछ देर तक गौर से उसने निजामुल मुल्क को देखा, फिर कहने लगा, यह नामुमकिन है। पार्वती किसी भी सूरत जोधपुर से भागकर आपके पास या आपके लश्कर में नहीं आ सकती। जिस किसी ने भी ये खबर आपको दी है, उसने गलत बयानी से काम लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि पार्वती जोधपुर के राजमहल से गायब है, लेकिन वो जोधपुर ही में किसी के हाथ छुपी हुई है। अनकरीब उसे वहां से निकाल बाहर किया जाएगा और ऐसी सूरत में अजीत सिंह उसे कड़ी सजा देने का फैसला भी कर चुका है। हमारे लिए ये खबर नई नहीं है, इसलिए कि अजीत सिंह के पास जोधपुर से 2 कासिद आए थे जिन्होंने ये इत्तला कर दी है
कि राजकुमारी पार्वती राजमहल से गायब है, लेकिन किसी ने उसे जोधपुर शहर से निकलते हुए नहीं देखा, ना ही वो वहां से निकल सकती है। इसलिए कि शहर पनाह के सारे मुहाफिजों को अजीत सिंह ने सख्ती के साथ अहकामात जारी किए हैं कि उसकी बीवी और बेटी दोनों किसी भी सूरत जोधपुर शहर से निकलने ना पाए। अब आप ही बोलें, ऐसी सूरत में राजकुमारी पार्वती जोधपुर से निकलकर आपके लश्कर में कैसे आ सकती है? जिस किसी ने भी आपको ये खबर दी है गलत दी है। अजीत सिंह के उस सालार के जवाब में कुछ देर तक निजामुल मुल्क धीरे धीरे मुस्कुराता रहा, फिर उसे मुखातिब करके बोल उठा, क्या तुम राजकुमारी पार्वती को जानते हो? उसे तुमने देख रखा है और वो तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? निजामुल मुल्क के उन अल्फाज के जवाब में वो कासिद किसी कदर परेशान और फिक्रमंद हो गया था। खेमे में उसकी धीमी सी आवाज सुनाई दी थी, हाँ, मैंने राजकुमारी पार्वती को एक बार नहीं कई बार देख रखा है। अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचान सकता हूं। बेटे उठो, पहले सारा मामला पार्वती को समझाना, फिर उसे अपने साथ इस खेमे में लेकर आओ। निजामुल मुल्क ने अपने पहलू में बैठे अपने बेटे मीर मन्नू की तरफ देखते हुए कहा था। जवाब में मीर मन्नू उठ खड़ा हुआ और खेमे से बाहर निकल गया था। निजामुल मुल्क के ऐसा करने पर अजीत सिंह के सालार की हालत अजीब सी थी। कभी कभी गहरी सोचों में डूब जाता था, कभी वो जुस्तजू भरे अंदाज में खेमे के दरवाजे की तरफ देखने लग जाता था। थोड़ी देर बाद खेमे में मीर मन्नू वापिस आया, उसके साथ राजकुमारी पार्वती भी थी। पार्वती जब खेमे में दाखिल हुई तो निजामुल मुल्क अपनी जगह पर उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। बाकी सब भी खड़े हो गए थे। निजामुल मुल्क ने हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन के साथ जो नशिस्त थी वो खाली करने के लिए कहा, फिर सब बैठ गए। खाली नशिस्त की तरफ इशारा करते हुए पार्वती को मुखातिब करके निजामुल मुल्क कहने लगा, बेटी यहां शहाबुद्दीन के पास बैठ जाओ। मुस्कुराते हुए पार्वती आगे बढ़ी, शहाबुद्दीन के पहलू में बैठ गई। खेमे में कुछ देर खामोशी रही। अजीत सिंह का कासिद शायद पार्वती को पहचान गया था, लिहाजा नदामत भरे अंदाज में उसकी गर्दन झुक सी गई थी। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने उसे मुखातिब किया, अजीत सिंह के कासिद, गर्दन झुकाओ नहीं, मेरी तरफ देखो। जो लड़की खेमे में दाखिल हुई है, क्या तुमने इसे पहचाना? ये कौन है? वो सालार शर्मसार सा दिखाई दे रहा था। धीमे से लहजे में निजामुल मुल्क की तरफ देखते हुए कहने लगा, ये यकीनन राजकुमारी पार्वती ही है, मैं इसे पहचान चुका हूं। उस कासिद के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क मुस्कुराया। दोबारा खेमे में उसकी आवाज सुनाई दी थी, अगर तुमने पार्वती को पहचान लिया है तो क्या तुमने शहाबुद्दीन का नाम भी सुन रखा है? वो सालार फिर दुख भरे अंदाज में बोल पड़ा था, यकीनन मैंने शहाबुद्दीन का नाम सुन रखा है, इसलिए कि राजकुमारी पार्वती का रिश्ता इसके साथ तय हुआ था। तो फिर गौर से पार्वती की तरफ देखो, पार्वती के साथ जो नौजवान बैठा हुआ है वही शहाबुद्दीन है, ये मेरा भतीजा है। वापस जाकर अजीत सिंह से कहना कि अनकरीब इन दोनों की शादी धूमधाम और शानो शौकत से होगी। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क ने अजीत सिंह के कासिद से कहा था। उस मौके पर निजामुल मुल्क ने पार्वती की तरफ देखा, फिर शफकत भरे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, पार्वती मेरी बेटी, ये सालार तुम्हारे बाप अजीत सिंह की तरफ से आया है। ये मुझे पैगाम देने आया है कि मेरी बेहतरी इसमें है कि मैं गुजरात के सारे इलाके तुम्हारे बाप के हवाले करके वापस हैदराबाद चला जाऊं। मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया है, जिसका लाजिम नतीजा यह निकलेगा कि हमारा और अजीत सिंह का टकराव होगा। मैं तुम्हारे बाप के सालार को वापस भेजने लगा हूं। मेरी बच्ची, अगर तुम इसे अपने बाप के नाम कोई पैगाम देना चाहती हो तो दे सकती हो। उस मौके पर राजकुमारी पार्वती ने कुछ सोचा, फिर अपने बाप के कासिद को मुखातिब करके कहने लगी, अगर तुम्हें यकीन हो चुका है कि मैं राजकुमारी पार्वती हूं तो वापस जाकर मेरे बाप से कहना कि बेशक उसने मुझे जोधपुर के राजमहल में असीर करके एक तरह का बेबस और लाचार बनाकर रख दिया था, पर उससे कहना कभी कभी कुदरत के काम भी बड़े अजीबो गरीब होते हैं और उसके कारकुन उसके बंदों की मदद करते हुए हर तुगयान और जबरूत को दोस्ती सा मेहरबान, जुनून और शकूक को नेकी की तरह बार आवर और जिल्लत और नकबत को मोहब्बत के वजदान सा खैर ख्वाह बनाकर रख देते हैं। मेरे बाप से कहना कि उसकी बेटी पार्वती कहती है कि अब मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी हूं और जिस तरह मेरी बड़ी बहन उस पर एतबार नहीं कर रही, इसी तरह मैं भी आइंदा कभी भी जोधपुर के राजा के किसी भी काम को काबिले एतमाद और काबिले भरोसा ख्याल नहीं करूंगी। बस इसके अलावा मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहती। यहां तक कहने के बाद पार्वती जब खामोश हुई तो निजामुल मुल्क ने अजीत सिंह के सालार की तरफ देखा, फिर खेमे में उसकी आवाज सुनाई दी, जिस काम के लिए तुम आए थे उसका जवाब मैंने तुम्हें दे दिया है। पार्वती ने भी अजीत सिंह के नाम अपना पैगाम तुम्हें सुना दिया है, अब तुम जा सकते हो।
उसके साथ ही अजीत सिंह का वो सालार उठा, खेमे से निकला और निजामुल मुल्क के पड़ाव से निकलकर अपने पड़ाव का रुख कर रहा था। जोधपुर का राजा अजीत सिंह भी बड़ी बेचैनी से अपने सालार की वापसी का इंतजार कर रहा था। जब वो सालार उसके खेमे में दाखिल हुआ तो अजीत सिंह इंतहाई बेचैनी और बेताबी का इजहार करते हुए अपने आने वाले उस सालार की तरफ देखने लगा था। फिर हाथ के इशारे से उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो सालार वहां बैठ गया तब जुस्तजू भरे अंदाज में अजीत सिंह ने उसे देखा। फिर खेमे में उसकी आवाज सुनाई दी थी, क्या निजामुल मुल्क की तरफ से तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए हो? मैं निजामुल मुल्क की तरफ से 2 खबरें लेकर आया हूं, दोनों ही इंतहा दर्जे की बुरी हैं। उस सालार ने बड़े गौर से अजीत सिंह की तरफ देखते हुए कहा था, ये तुम क्या कह रहे हो? 2 खबरें कहां से आ गई? मैंने तो तुम्हें सुलह की बातचीत करने के लिए भेजा था। इस सिलसिले में एक ही खबर हो सकती है। फिक्रमंदी में अजीत सिंह ने उस सालार की तरफ देखते हुए कहा था। जवाब में उस सालार ने अपना गला साफ किया। फिर अजीत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, मैं वाकई 2 बुरी खबरें लेकर आया हूं। पहली बुरी खबर यह है कि निजामुल मुल्क किसी भी सूरत सुलह के लिए तैयार नहीं है। गुजरात का कोई इलाका वो हमारे हवाले नहीं करना चाहता, ना ही वो गुजरात से दस्तबरदार होकर हैदराबाद जाने का कोई इरादा रखता है। उसके इरादे बताते हैं कि वो हमारे साथ जंग करेगा और जंग की उसने तैयारी भी खूब कर रखी है। दूसरी बुरी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये कि आपकी राजकुमारी पार्वती जोधपुर से निजामुल मुल्क के लश्कर में पहुंच चुकी है। उस सालार के उन अल्फाज पर अजीत सिंह चौंका था। चेहरा लम्हा भर के लिए पीला हो गया था। फिर अपने आप को संभाला और कपकपाती सी आवाज में उसे मुखातिब किया, तुम क्या कह रहे हो? पार्वती अकेली जोधपुर से यहां कैसे पहुंच गई? इतना लंबा और तवील सफर वो अकेली कैसे कर सकती है? मैं तो यही ख्याल किए हुए था कि अगर वो राजमहल से भागी है तो जोधपुर के किसी घर या अपने किसी जानने वाले के यहाँ उसने पनाह ले ली होगी। वहां से निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन शहर पनाह के मुहाफिज निकलने ना देंगे। तुमने ये खबर सुनाकर मुझे चौंका दिया है कि राजकुमारी निजामुल मुल्क के लश्कर में पहुंच गई है। पर यह खबर तुमको किसने दी? खबर देने वाला हमारे हवास मुंतशिर करने के लिए ऐसी झूठी खबर देकर हमें गुमराह भी कर सकता है। हो सकता है निजामुल मुल्क या उसके लवाहिकीन को यह खबर पहुंची हो कि राजकुमारी पार्वती राजमहल से फरार हो चुकी है। इस बिना पर उन्होंने ये कह दिया हो कि वो उनके लश्कर में पहुंच चुकी है। उस सालार ने नफी में गर्दन हिलाई, फिर बोल उठा, ऐसा नहीं है। जब जबानी तौर पर निजामुल मुल्क ने मुझे बताया कि पार्वती उनके लश्कर में मौजूद है तो मैंने भी मानने से इनकार कर दिया था। फिर उन्होंने राजकुमारी को अपने खेमे में बुला लिया। मैंने राजकुमारी को अपनी आंखों से निजामुल मुल्क के खेमे में साबिक वजीर अमीन खान के पोते शहाबुद्दीन के साथ देखा। अब बोले आप क्या कहते हैं? उस सालार के उन अल्फाज पर अजीत सिंह की गर्दन खम खा गई थी। उसका चेहरा झुक गया था, गहरी सोचों में खो गया था। खेमे में फिर उसकी दुख भरी आवाज सुनाई दी, अगर तुमने निजामुल मुल्क के खेमे में अपनी आंखों से मेरी बेटी पार्वती को देखा है तो फिर यूं जानो यह हादसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा है। मैंने उन दोनों माँ बेटी की हिफाजत के लिए बड़े इंतजामात किए थे, पर लगता है पार्वती किसी न किसी तरीके से अपनी माँ को भी जुल देकर जोधपुर से भागने में कामयाब हो गई। मुमकिन है जोधपुर में उसके कोई जानने वाले हों जिन्होंने किसी न किसी तरीके से उसे शहर से निकालकर निजामुल मुल्क के लश्कर में पहुंचा दिया हो। बहरहाल मैं चंद दिन तक मजीद निजामुल मुल्क के लश्कर के सामने पड़ाव किए रखूंगा और कोशिश करता रहूंगा कि जंग टल जाए और किसी न किसी तरह निजामुल मुल्क के साथ सुलह हो जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो दोनों तरफ के अनगिनत लश्करी मैदान जंग में अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। अब तुम जाओ, जो 2 खबरें तुम लेकर आए हो उन पर मुझे सोचने का मौका दो। अजीत सिंह का वो सालार वहां से उठकर खेमे से निकल गया था। अगले रोज फिर जबकि अजीत सिंह अपने खेमे में अकेला बैठा गहरी सोचों में डूबा था कि वही सालार खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और अजीत सिंह को मुखातिब करके कहने लगा, क्या आपने मुझे तलब किया है? अजीत सिंह ने उदास से लहजे में पहले अस्बात में गर्दन हिलाई, फिर हाथ के इशारे से उसे अंदर आने के लिए कहा। वो सालार आगे बढ़ा, अजीत सिंह के सामने बैठ गया। अजीत सिंह कुछ देर सोचता रहा, फिर धीमे से लहजे में उस सालार को मुखातिब करके कहने लगा, आज फिर तुम्हें निजामुल मुल्क के पड़ाव में जाना होगा। निजामुल मुल्क के साथ सुलह सफाई की बातचीत तो खत्म हो गई, बल्कि उसने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया। अब मुझे किस सिलसिले में निजामुल मुल्क के पास जाना होगा? उस सालार ने परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार करते हुए पूछ लिया था। उसके उस इस्तफसार पर अजीत सिंह थोड़ी देर तक गहरी सोचों में डूबा रहा। फिर खेमे में उसकी आवाज सुनाई दी,
आज एक बार फिर मेरी तरफ से निजामुल मुल्क के पास जाओ। देखो, मैं किसी न किसी बहाने से इस जंग को टालना चाहता हूँ। मैं मोहम्मद शाह के अहकामात का इत्तेबा करते हुए लश्कर को लेकर यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन निजामुल मुल्क के मुकाबले में मुझे अपनी कामयाबी और कामरानी की कोई सूरत नहीं दिखाई देती। निजामुल मुल्क की हालत हमसे ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। निजामुल मुल्क बजाते खुद लश्कर में शामिल है और फिर सबसे बढ़कर उसके साथ मीर मन्नू है, शहाबुद्दीन है, कावर्द खान है। चलो, शहाबुद्दीन और कावर्द खान तो दोनों नौजवान हैं, जंग का वसी तजर्बा नहीं रखते, लेकिन जहां तक मीर मन्नू का मसला है वो बड़ा खतरनाक इंसान है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सूरत हाल को अपने हक में करने का हुनर जानता है। इस बिना पर मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा हीला, कोई ऐसा बहाना बन जाए कि यह जंग टल जाए। मेरे और निजामुल मुल्क के दरमियान इत्तेफाक राय से ऐसा मामला तय हो जाए कि कुछ ले देकर हम अपना लश्कर लेकर पीछे हट जाएं। आज मैं तुम्हें सुलह की गुफ्तगू करने के लिए नहीं भेज रहा, बल्कि सुलह के लिए एक बहाना ढूंढ रहा हूं। निजामुल मुल्क के पड़ाव में जाओ, निजामुल मुल्क की खिदमत में हाजिर हो और उससे जाकर कहना कि वो मेरी बेटी पार्वती को वापस कर दे। यूं जानो, ये निजामुल मुल्क से इस मौजू पर गुफ्तगू करने का एक बहाना है। जब तुम पार्वती की वापसी की गुफ्तगू करो तो बात से बात निकालते हुए फिर मामले को सुलह सफाई की तरफ ले जाना। हो सकता है इस गुफ्तगू के दरमियान कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकल आए कि हम निजामुल मुल्क के साथ टकराने से बच जाएं। अजीत सिंह के उन अल्फाज के जवाब में उस सालार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए वो कहने लगा, आपने जो कुछ कहा है यूं जाने मेरी और लश्कर के दीगर सालारों के दिल की आवाज है। इस सिलसिले में बहुत से सालारों से मेरी गुफ्तगू हुई है। फिल वक्त तो सब यही चाहते हैं कि जंग टल ही जाए तो अच्छा है। निजामुल मुल्क के साथ कोई सुलह सफाई की सूरत निकल आए तो इसी में हम सब की बेहतरी है। जहां तक लश्कर का सवाल है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास निजामुल मुल्क की निस्बत बड़ा लश्कर है, लेकिन हर सालार ये जानता है कि निजामुल मुल्क अददी फोकियत को कोई अहमियत नहीं देगा और जंग का पांसा हमारे खिलाफ पलटने की कोशिश करेगा। इस मौके पर मैं एक और बात भी आपसे कहना पसंद करूंगा, वो ये कि मोहम्मद शाह, जो अब मोहम्मद शाह रंगीला हो चुका है, वह बुनियादी तौर पर निजामुल मुल्क और उसके खानदान के खिलाफ नहीं है, इसलिए कि निजामुल मुल्क और उसके चचा अमीन खान के मोहम्मद शाह रंगीला के खानदान पर बड़े एहसानात हैं। मेरा अपना इरादा है कि मोहम्मद शाह के मकासद कुछ और हैं। शायद वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपने लश्करियों को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ मसरूफ़े कार रखना चाहता है। आप जानते हैं कि जब से मोहम्मद शाह की दादी महर परवर मरी है, तब से मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी अय्याशी और ऐशो इशरत के लिए जो बागात बनवाए हैं, वो ज्यादा वक्त उन्हीं बागात के अंदर ऐशो इशरत में बसर करता है और सल्तनत के अमूर की तरफ उसका ध्यान कुछ कम ही है। इस बिना पर मेरा अपना अंदाजा है वो अपने लश्करियों को किसी न किसी महाज पर मसरूफ रखना चाहता है, ताकि कोई सालार या कोई सूबेदार या हाकिम उसके खिलाफ कहीं कोई आवाज ना उठाए। वो सालार जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में अजीत सिंह कहने लगा, मैं भी तुम्हारी इस गुफ्तगू से इत्तेफाक करता हूं, मगर मेरी मजबूरी यह है कि मैं मोहम्मद शाह का हुक्म मानने पर मजबूर हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मोहम्मद शाह मुझे सरकश और बागी करार देगा और मुझ पर चढ़ दौड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं कि आज अगर मैं मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ सरकशी करता हूं, उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, तो मोहम्मद शाह रंगीला फौरन अपना रुख बदलेगा, निजामुल मुल्क को अपने साथ मिलाकर मेरे खिलाफ चढ़ दौड़ेगा। और जिस दिन ऐसा हुआ, ये गुजरात तो बहुत दूर की बात, मैं अपनी जोधपुर की रियासत से भी महरूम हो जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। तुम जाओ, मेरे ख्याल में मेरी बेटी के सिलसिले में निजामुल मुल्क से बात करो। वो सालार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अजीत सिंह के खेमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो निजामुल मुल्क के पड़ाव में दाखिल हुआ और निजामुल मुल्क से मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया। निजामुल मुल्क उस वक्त अपने खेमे में अकेला बैठा हुआ था। बाकी सालार शायद लश्कर के अमूर की देखभाल में मसरूफ थे। बहरहाल निजामुल मुल्क ने अजीत सिंह के सालार की खूब पजीराई की, उसे अपने करीब बिठाया, चंद लम्हों तक गौर से उसकी तरफ देखा, फिर निजामुल मुल्क ने उसे मुखातिब किया, मेरे अजीज, तू पहले भी आया था और जो शराइत तुमने पेश की थी उन्हें मानने से मैंने इनकार कर दिया था। अब तुम कौन सा मौजू लेकर आए हो? उस सालार ने जरा खनखारते हुए अपना गला साफ किया, अजीब सी मस्करत में एक बार निजामुल मुल्क की तरफ देखा, फिर निजामुल मुल्क के खेमे में उसकी आवाज सुनाई दी थी, मोहतरम निजामुल मुल्क, मुझे एक बार फिर अजीत सिंह ने आपकी खिदमत में भेजा है। अब मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूं कि अजीत सिंह ये कहता है कि उसकी बेटी पार्वती उसे वापस कर दी जाए। उस सालार के उन अल्फाज पर निजामुल मुल्क के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, अजीत सिंह पागल और बावला तो नहीं हो गया?
क्या हमने जबरदस्ती और कहरो जबर के साथ पार्वती को अपने पास रोक रखा है? क्या हम उसे लेने गए थे कि वो आकर हमारे लश्कर में कयाम करे और अपने बाप को छोड़ दे? पार्वती का रिश्ता शहाबुद्दीन के साथ तय हो चुका था और उस रिश्ते को तय करने में अजीत सिंह की मर्जी और उसके इरादे शामिल थे। उस रिश्ते के लिए इसने हां भी की थी और फिर इसने ये पेशकश कर दी है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता है, लिहाजा बारात दिल्ली से जोधपुर जाएगी। इस बिना पर इसने अपनी पत्नी बिशन देवी और पार्वती को जोधपुर बुला लिया। जब वो दोनों माँ बेटी वहां पहुंची तो उन्हें एक तरह का असीर बना लिया और शहाबुद्दीन को पार्वती का रिश्ता देने से इनकार कर दिया। अब पार्वती तो अपने आप को शहाबुद्दीन की जिंदगी और उसके जीवन का साथी बना चुकी थी और किसी और की वो पत्नी बनना भी नहीं चाहती थी। जब अजीत सिंह लश्कर लेकर जोधपुर से निकला तो उसने उसे अपने लिए मुनासिब मौका समझा और कोई हरबा इस्तेमाल करके वो बड़ी जुर्रत और दलेरी का मुजाहिरा करते हुए हमारे लश्कर में पहुंच गई और हम उसे कैसे और क्यों कर अजीत सिंह के हवाले कर दें, जबकि अजीत सिंह खुद ही उसका रिश्ता शहाबुद्दीन के साथ तय कर चुका है। अजीत सिंह के साथ उस टकराव के बाद मैं वापस हैदराबाद का रुख करूंगा और इंतहाई तुम तराक और शानो शौकत के साथ शहाबुद्दीन और राजकुमारी पार्वती की शादी का एहतमाम कर दिया जाएगा। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क रुका, कुछ सोचा, फिर किसी को आवाज देकर बुलाया। उसके बुलाने पर एक मुसल्ला जवान खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसे देखते ही निजामुल मुल्क ने उसे मुखातिब किया, जरा जाओ, मेरे बेटों के अलावा शहाबुद्दीन और कावर्द खान को बुलाकर लाओ और उन्हें कहो कि आते हुए पार्वती को भी अपने साथ लेकर आए, इसलिए कि एक इंतहाई अहम मसला उठ खड़ा हुआ है। वो लश्करी वहां से हट गया। उसके जाने के बाद अजीत सिंह के सालार को मुखातिब करके निजामुल मुल्क कहने लगा, देखो, मैंने अपने बेटों और भतीजों के अलावा पार्वती को भी बुलाया है। पार्वती को तुम्हारे सामने बिठाता हूं। अगर वो कह दे कि वो अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार है, हमारे पड़ाव में नहीं रहना चाहती, तो मैं बाखुशी उसे रुखसत कर दूंगा। तुम उसे अपने साथ अजीत सिंह के पास ले जाना और अगर वो ये कह दे कि वो यहाँ रहना चाहती है, अपने बाप के पास नहीं जाना चाहती, तो फिर अगर किसी ने उसे यहां से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की तो वो अपने सर और गर्दन से महरूम हो जाएगा। निजामुल मुल्क की उस गुफ्तगू से अजीत सिंह का वो सालार मजीद सहम गया था। थोड़ी देर तक खेमे में बिल्कुल खामोशी रही। इतनी देर तक खेमे में मीर मन्नू, गाजिउल मुल्क, हैदर खान, शहाबुद्दीन, कावर्द खान दाखिल हुए। उस मौके पर शहाबुद्दीन के साथ पार्वती भी थी। सब नशिस्तों पर बैठ गए। निजामुल मुल्क ने पार्वती की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, बेटी, तुम्हारे बाप का ये सालार एक बार फिर मेरे पास आया है और ये कहता है कि अजीत सिंह ये मुतालबा करता है कि उसकी बेटी पार्वती को उसके पास भेज दिया जाए। मैंने उससे कहा है कि मैं पार्वती को बुलाता हूं। अगर वो अपनी खुशी, अपनी रजामंदी से तुम्हारे साथ अपने बाप के पास जाना चाहे तो उसे बाइज्जत रुखसत कर दिया जाएगा, और अगर पार्वती इनकार कर दे और उसके बावजूद अगर किसी ने उसे ले जाने की कोशिश की तो वो अपने सर और अपनी गर्दन से महरूम हो जाएगा। मेरी बच्ची, अब तू जो इस सालार से अपने बाप के लिए कहना चाहती है कह दे। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तो पार्वती ने इस्तफामियत से अंदाज में कुछ देर तक अपने पहलू में बैठे शहाबुद्दीन की तरफ देखा। इस पर शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम हिचकिचा क्यों रही हो? जो कहना चाहती हो बिला झिझक इससे कहो। शर्माते हुए पार्वती ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर अपने बाप के उस सालार को मुखातिब करके कहने लगी, वापिस जाकर मेरे बाप से पहला सवाल यह करना कि वो मेरी वापसी का क्यों मुतालबा करता है, अपनी बड़ी बेटी गोहर आरा का क्यों नहीं मुतालबा करता। उससे दूसरा सवाल यह करना कि जब मेरा रिश्ता मोहतरम अमीन खान के पोते शहाबुद्दीन के साथ तय हुआ था तो उस रिश्ते में उस वक्त उसने अपनी रजामंदी, अपनी कबूलियत का इजहार किया था, लिहाजा यह रिश्ता पक्का हो गया था। एक बार जहां रिश्ता हो जाता है उसे तोड़ा नहीं जाता। चूंकि मेरे माँ बाप दोनों ही उस रिश्ते के लिए हामी भर चुके थे, लिहाजा मैं दिली और जहनी तौर पर अपने आप को, अपनी जात को शहाबुद्दीन के साथ जोड़ चुकी थी, इन्हें अपना जीवन साथी बना चुकी थी। पर मेरे बाप ने धोखा दही से काम लिया, दोनों माँ बेटी को वहां बुलाकर असीर कर दिया। अब मैंने वहां से आकर यहां पनाह ले ली है तो वो किस रिश्ते, किस नाते से मेरी वापसी का मुतालबा करता है। वापस जाकर जोधपुर के राजा अजीत सिंह से कहना कि पार्वती का उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पार्वती उसके लिए अब अजनबी है, इसलिए कि पार्वती अब शहाबुद्दीन की जिंदगी की साथी है। अब मेरे रिश्तेदार यही हैं जो खेमे में बैठे हुए हैं। अजीत सिंह मेरे लिए पराया है। मेरे ख्याल में मेरी तरफ से तुम्हारी तसल्ली और तुम्हारी तशफ़ी के लिए और मेरे बाप को मुतमईन करने के लिए मेरे इस कदर अल्फाज ही काफी हैं।
पार्वती जब खामोश हुई तब उस सालार ने कुछ सोचा। दोबारा उसने निजामुल मुल्क को मुखातिब किया। मोहतरम निजामुल मुल्क, ये मसला तो खत्म हुआ। राजकुमारी अपने बाप के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या दोनों लश्करियों के दरमियान सुलह सफाई के लिए भी आपने कुछ सोचा? निजामुल मुल्क ने उस मौके पर घूरने के अंदाज में उस सालार की तरफ देखा, फिर कहने लगा, इस मौजू पर गुफ्तगू ना करना, इसलिए कि इस मौजू पर पहले गुफ्तगू हो चुकी है। वापस जाकर मेरी तरफ से अजीत सिंह से कहना कि उसके सामने दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आने वाली सुबह से पहले पहले वो अपने लश्कर को लेकर यहां से चला जाए। अगर वो ऐसा करेगा तो उसमें उसकी शांति, उसकी बेहतरी और भलाई है। दूसरा रास्ता फिर यह होगा कि अगर कल सुबह तक वो अपने लश्कर का बोरिया बिस्तर समेटकर वापस ना गया तो मैं कल सुबह ही सुबह उसके खिलाफ जंग की इब्तदा करूंगा, अपने लश्कर की सफ़ें दुरुस्त करूंगा। फिर मैं देखूंगा कि अजीत सिंह कितनी देर तक मेरे सामने अपना दिफा करता है। अब तुम जा सकते हो। उसके साथ ही अजीत सिंह का वो सालार वहां से निकल गया था और वापस जाकर जो गुफ्तगू निजामुल मुल्क से हुई थी वो उसने अजीत सिंह से कह दी थी। अजीत सिंह और ज्यादा परेशान और फिक्रमंद हो गया था, ताहम वो वापस भी नहीं जा सकता था, लिहाजा जंग की तैयारियां करने लगा था। अगले रोज दोनों लश्करियों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी सफ़ें दुरुस्त करनी शुरू कर दी थी। दोनों लश्करों के अंदर लश्करियों का हौसला बढ़ाने के लिए बड़े बड़े तबल और दफें बजना शुरू हो गई थी। लश्करी इधर उधर घोड़े दौड़ाते हुए और मुख्तलिफ नारानुमा आवाजें निकालते हुए अपने जोशो जज्बे का इजहार कर रहे थे। उसके बाद दोनों लश्कर एक दूसरे से टकराए। अजीत सिंह और निजामुल मुल्क के लश्करी मौत के झकड़ों की योरिश और मर की खूनी दस्तकों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। दोनों लश्करों के टकराने से मैदान जंग के अंदर बूद नाबूद की कशमकश शुरू हो गई थी। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े माहिर तेगजन घायलों मजरू परिंदों की तरह जमीन पर गिरने लगे थे। हर कोई दूसरे पर पत्थरों की रगों से भड़क उठने वाली आग की तरह नजूल करने की कोशिश करने लगा था। अजीत सिंह को इब्तदा में उम्मीद थी कि वो तादाद में बड़ा लश्कर रखता है, लिहाजा वो शायद निजामुल मुल्क को किसी न किसी तरीके से मार भगाए। लेकिन जंग शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद मायूसियां, अफसुर्दगियां अजीत सिंह के सर पर मंडलाना शुरू हो गई थी, इसलिए कि निजामुल मुल्क, मीर मन्नू, शहाबुद्दीन, हैदर खान, कावर्द खान, गाजिउल मुल्क अजीब से जज्बे, अनोखी बेबाकी में अजीत सिंह के लश्कर पर हमलावर होना शुरू हो गए थे। अजीत सिंह के लश्कर में सबसे पहले पसपाई उन सफों में हुई जिन पर मीर मन्नू और शहाबुद्दीन जरबें लगा रहे थे। मीर मन्नू और शहाबुद्दीन क्योंकि अपने लश्कर के दाएं हिस्से में थे और उन्होंने अजीत सिंह के बाएं पहलू पर जरब लगाना शुरू की थी, लिहाजा अजीत सिंह के बाएं तरफ के हिस्से को एक तरह से उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। अगली कई सफ़ें उन्होंने इस तरह काट कर रख दी थी जैसे पके हुए खेत को किसी ने काट दिया हो। मीर मन्नू और शहाबुद्दीन के सामने अजीत सिंह के लश्कर का बायां पहलू बुरी तरह मजरू और घायल हुआ था। तब मीर मन्नू और शहाबुद्दीन का दबाव मरकजी हिस्से पर भी पड़ने लगा था, जहां अजीत सिंह खुद अपने लश्करियों को ललकारते हुए उन्हें आगे बढ़ने की तरगीब दे रहा था। अजीत सिंह का बायां पहलू क्योंकि बुरी तरह कटा था, लिहाजा उससे मीर मन्नू और शहाबुद्दीन ने फायदा उठाया। उन्होंने फौरन अपनी कमानदारी में जो लश्कर था उसे दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। एक हिस्सा मीर मन्नू ने अपने पास रखा, दूसरा शहाबुद्दीन की सरकर्दगी में दिया। मीर मन्नू पहले से भी ज्यादा खौफनाक अंदाज में अजीत सिंह के बाएं पहलू पर जरबे लगाता रहा, उन्हें पसपा होने और पीछे हटने पर मजबूर करता रहा, जबकि शहाबुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ बाएं तरफ जरब लगानी शुरू की थी और बाएं तरफ अजीत सिंह का मरकजी हिस्सा था। अब बाएं पहलू के साथ साथ अजीत सिंह का कल्ब भी मुतासिर होना शुरू हो गया था और वहां भी उसके लश्करियों का कत्लेआम शुरू हो चुका था। ऐसा लगता था कि यह सारा मामला निजामुल मुल्क और उसके सालार पहले से तयशुदा लाहे अमल के मुताबिक कर रहे थे, इसलिए कि अजीत सिंह के लश्कर के बाएं पहलू में जो खेल मीर मन्नू और शहाबुद्दीन ने खेला था, दाएं तरफ के पहलू पर वही खेल निजामुल मुल्क के चचा हैदर खान और कावर्द खान ने भी खेला था। उन्होंने भी दाएं पहलू को बुरी तरह काटने के बाद लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था। हैदर खान खुद दाएं पहलू पर जरब लगाता रहा, जबकि कावर्द खान कल्ब की सफों में घुसने लगा था। अब सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होना शुरू हो गई थी। अजीत सिंह के दाएं और बाएं पहलू मुतासिर हुए ही थे, वहां उसके बेशुमार लश्करी काम आ चुके थे। सफ़ें की सफ़ें लाशों की सूरत इख्तियार कर गई थी। अब अजीत सिंह के हिस्से की बदकिस्मती कि सबसे ज्यादा बोझ उस पर पड़ा। सामने की तरफ से निजामुल मुल्क और उसका बेटा गाजिउल मुल्क ना थमने वाली तेज आंधी की तरह उस पर वारिद हो रहे थे। बाएं जानिब से शहाबुद्दीन, दाएं जानिब से कावर्द खान अजीत सिंह के पहलुओं पर शिकस्त और रेख्त कर देने वाले बेरोक तूफानों की तरह लड़ते हुए हमलावर हो रहे थे। अजीत सिंह के कल्ब पर जब तीन तरफ से हमले शुरू हुए, तब अजीत सिंह के वस्ती हिस्से की हालत
पहलुओं से भी बदतर और बुरी होना शुरू हो गई थी। वस्ती हिस्से के अनगिनत लश्करी मौत के घाट उतार दिए गए और अजीत सिंह के लश्कर की अगली सफ़ें एक तरह से मैदान जंग में बिछ कर रह गई थी। उस मौके पर वस्ती हिस्से से निजामुल मुल्क ने जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद की। शायद ये उसका अपने सालारों को इशारा था। उसके इस तरह तकबीरें बुलंद करने पर बारी बारी मीर मन्नू, शहाबुद्दीन, हैदर खान और कावर्द खान ने भी तकबीरें बुलंद की थी और उन तकबीरों के जवाब में उन सब के लश्करी भी तकबीरें बुलंद करते हुए एक तरह से मैदान जंग के अंदर आंधियों और तूफानों की तरह अपने काम की इब्तदा कर चुके थे और उन्होंने पहले की निस्बत ज्यादा तुंदी और शिद्दत के साथ अजीत सिंह के लश्कर पर हमलावर होना शुरू कर दिया था। अजीत सिंह उस नई शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सका। वो समझ गया था कि थोड़ी देर तक उसने पसपाई इख्तियार ना की तो उसके पास मुट्ठी भर लश्करी रह जाएंगे जिनके साथ वो अपना दिफा तक ना कर सकेगा। लिहाजा उसने अपने लश्करियों को पसपाई का इशारा दे दिया। लिहाजा अजीत सिंह और उसके सालार शिकस्त उठाकर भाग खड़े हुए। निजामुल मुल्क और उसके सालारों ने कुछ दूर तक भागते अजीत सिंह का ताकुब किया। उसके लश्कर की तादाद मजीद कम की। उसके बाद वो ताकुब तर्क करके वापस उस जगह आ गए थे जहां अजीत सिंह के साथ जंग हुई थी। जख्मियों की देखभाल का सामान किया गया। जो लश्करी मैदान जंग में काम आ चुके थे उनकी तदफीन की गई। अजीत सिंह के पड़ाव की हर चीज पर कब्जा कर लिया। उसके बाद निजामुल मुल्क ने लश्करियों के आराम की खातिर वहां खेमे नस्ब करके पड़ाव करने का हुक्म दे दिया था। जिस वक्त खेमे नस्ब हो रहे थे और निजामुल मुल्क, मीर मन्नू और हैदर खान, शहाबुद्दीन और कावर्द खान और कुछ दूसरे सालारों के साथ एक जगह खड़ा था कि मीर मन्नू की बीवी मुगलानी बेगम अपने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए उस तरफ आई। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था, सर पर आहनी खोद था। उसने आम लश्करियों सा जंगी लिबास पहना हुआ था। उसे इस तरह आते देखकर मीर मन्नू मुस्कुरा दिया था। उस मौके पर मीर मन्नू को मुखातिब करके निजामुल मुल्क कहने लगा, मन्नू मेरे बेटे, मुगलानी बेगम आई है, खैरियत हो? इतनी देर तक मुगलानी बेगम करीब आकर अपने घोड़े से उतर गई थी। सीधी निजामुल मुल्क के पास आई। निजामुल मुल्क से कुछ कहना चाहती थी कि निजामुल मुल्क ने उसे मुखातिब करने में पहल करना चाही, पर मुगलानी बेगम उससे पहले बोल पड़ी, बाबा मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात टालेंगे नहीं। निजामुल मुल्क ने पहले एक गायब निगाह मीर मन्नू पर डाली, फिर मुगलानी बेगम को मुखातिब करके कहने लगा, बेटी कह तू क्या कहना चाहती है? मैंने पहले भी कभी तेरी कोई बात नहीं टाली। मुगलानी बेगम को कुछ हौसला हुआ, कहने लगी, मैं चाहती हूं कि आप चंद दस्तों के साथ मुझे, अरुमा और पार्वती को हैदराबाद की तरफ रवाना कर दें। मैं चाहती हूं कि आपके वहां पहुंचने से पहले पहले हम तीनों वहां पहुंच जाएं और आपकी आमद से पहले ही पहले मैं चाहती हूं सबके साथ मिलकर शहाबुद्दीन और पार्वती की शादी की तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दूं। और जो ही शहाबुद्दीन हैदराबाद पहुंचे, जिस दिन ये अपनी हवेली में दाखिल हो, उसी रोज इसकी और पार्वती की शादी कर दी जाए। मुगलानी बेगम के खामोश होने पर निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी बेटी तूने जो कुछ कहा है दुरुस्त है और तेरी इस गुफ्तगू से शहाबुद्दीन, पार्वती और दीगर अहले खाना के साथ तेरी मोहब्बत और चाहत का इजहार भी होता है, पर मैं ऐसा नहीं करने दूंगा मेरी बच्ची। अगर मैं तुझे, पार्वती और अरुमा को चंद दस्तों के साथ हैदराबाद की तरफ रवाना कर दूं, इस रवानगी की इत्तला अजीत सिंह के मुखबिर उसे कर दें और वो कोई लंबा सा चक्कर काट कर तुम पर वारिद हो जाए और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाकर पार्वती को ले भागे या मरहट्टे कोई वारदात कर सकते हैं, इसलिए कि वो भी हमारे दुश्मन हैं। उनका कोई तिलायागर उन्हें ये बता दे कि निजामुल मुल्क के अहले खाना हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं और उनके साथ चंद दस्ते हैं। अगर वो हमला करके तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएं, फिर मेरी बेटी ये बताओ निजामुल मुल्क के दामन में क्या रहेगा? निजामुल मुल्क रुका, कुछ सोचा, फिर उसकी आवाज सुनाई दी, इस बिना पर मेरी बेटी मैं तुम्हें, अरुमा और पार्वती को चंद दस्तों के साथ हैदराबाद रवाना नहीं करूंगा। हाँ, मैं इसका एक बंदोबस्त कर सकता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर तक 2 कासिद हैदराबाद की तरफ रवाना करता हूँ जो फेरोज मिर्जा और दीगर अहले खाना की तरफ ये पैगाम पहुंचाएंगे कि शहाबुद्दीन पार्वती को जोधपुर से निकालकर लश्कर में शामिल हो चुका है और उसने जंग में भी हिस्सा लिया है। अब हमने अजीत सिंह को शिकस्त दे दी है। चंद रोज लश्कर यहाँ कयाम करके सुस्ताएगा, उसके बाद लश्कर भी हैदराबाद का रुख करेगा, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से 2 दिन पहले ही कासिद वहां पहुंच जाएंगे। इतनी देर तक हमारे अहले खाना शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। कासिद के हाथ में सख्ती के साथ ये पैगाम भिजवाऊंगा कि लश्कर के पहुंचने से पहले पहले शहाबुद्दीन और पार्वती की शादी को आखिरी शक्ल दे देनी चाहिए। मेरी बेटी ये भी तो सोचो कि हैदराबाद में गोहर आरा बैठी हुई है, पार्वती की बड़ी बहन है। उसे जब खबर होगी कि पार्वती जोधपुर से निकाल ली गई है और चंद दिन तक हैदराबाद पहुंच जाएगी,
तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं होगी। मैं समझता हूं कि वो तो उस रोज ही शादी की तैयारियां करना शुरू कर देगी, और फिर वहां माहौल मुल्क मौजूद है, ऐसे काम तो वो चुटकियों में करके दिखा देती है। मेरी बेटी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। गोहर आरा और माहौल मुल्क की मदद के लिए तकदीस खानम है, करा खातून है, फेरोज मिर्जा है, बल्कि मैं समझता हूं कि चच्ची मेहरुनिसा भी बढ़ चढ़कर शादी की तैयारियों में हिस्सा लेगी। इसके अलावा मेरे अहले खाना भी हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इस बिना पर मैं कह सकता हूं कि हमारे हैदराबाद पहुंचने तक शादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी होंगी। मेरी बच्ची, मेरे इस जवाब से बुरा मत मानना, ऐसा मैं तुम सब लोगों की सलामती के लिए कर रहा हूं। मुगलानी बेगम, ये सोचो हमने किस कदर खतरा मोल लेकर पार्वती को जोधपुर से निकाला है। अब अगर हमारी इस कार्रवाई से पार्वती फिर अजीत सिंह के हाथ लग गई या मरहट्टों ने हमलावर होकर इस पर कब्जा कर लिया, तो वो बेचारी जान से हाथ धो बैठेगी, और मैं ऐसा हरगिज पसंद नहीं करूंगा। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क रुका, फिर धीमे से लहजे में मुगलानी बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। अब भी आखिरी फैसला मैं तुम पर ही छोड़ता हूं। अगर तुम ये समझती हो कि मैंने जो कुछ कहा है ये गलत है, तो फिर मेरी बेटी, जो कुछ तू चाहती है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। मुगलानी बेगम शर्मसार सी हो गई थी, बड़ी इरादतमंदी और अकीदत से कहने लगी, बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझती हूं मेरी तजवीज गलत थी, इसमें वाकई हम सबको अपनी जानों का खतरा है। वैसे बाबा, मैं एक बात कहूं, आपकी तरफ आने से पहले मैंने ये तजवीज पार्वती और अरुमा के सामने पेश की थी, और उन दोनों ने इस तजवीज पर अमल करने से मुझे मना कर दिया था। निजामुल मुल्क मुस्कुरा दिया, कहने लगा, मेरी बच्ची, अब तू जाकर आराम कर। लश्कर 2-3 दिन यहाँ कयाम करेगा। जो जख्मी है वो सफर के काबिल हो जाएंगे, तो फिर हम हैदराबाद की तरफ कूच कर जाएंगे। मुगलानी बेगम मुतमईन हो गई थी, दोबारा अपने घोड़े पर सवार हुई और जिस समत से आई थी उसी समत वापस हो ली थी। मुगलानी बेगम के वापस जाने के बाद निजामुल मुल्क ने मीर मन्नू की तरफ देखा और कहने लगा, मन्नू मेरे बेटे, अपने लश्कर के 2 कासिदों को हैदराबाद की तरफ रवाना कर दो। जो गुफ्तगू मेरी तुम्हारी बीवी मुगलानी के साथ हुई है उसकी तफसील कासिदों से कह दो। ये भी कहो कि जिस तेजी से सफर कर सकते हैं करें, और हैदराबाद पहुंचकर हमारा पैगाम फेरोज मिर्जा तक पहुंचाएं। कासिदों को तफसील के साथ बता देना कि जिस रोज हम हैदराबाद में दाखिल होंगे उसी रोज जहां फतह का जश्न मनाया जाएगा, वहीं शहाबुद्दीन और पार्वती की शादी का भी एहतमाम कर दिया जाएगा। मीर मन्नू वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद 2 कासिद बड़ी तेजी के साथ मैदान जंग से निकलकर हैदराबाद का रुख कर रहे थे।